Morning class 9th. This video is for you. It is your poem No Men Are Foreign. Okay, now just see, that is the pic for that. Now introduction to the poem. The title No Men Are Foreign means that the no men belong to another country. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people, all men are same. They eat, live, die the same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. We can also say that it is a peace poem. बच्चों मैं अब आपको इसके बारे में बताती हूँ. ये पोएम में एक्चुअली इट इज़ द सेंट्रल आइडिया और वी कैन कॉल इट ए थीम ऑफ द पोएम. तो इसका जो टाइटल है नो मैन आर फॉरेन, इसका मतलब है कि कोई भी कंट्री जो है वो दूसरा कंट्री नहीं है. और वो पोएट कहना चाहता है कि सारे आदमी जो जितने भी कंट्रीज़ में रहते हैं सब सेम हैं और सब इक्वल हैं. इसके अलावा उन्होंने इसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसको कहना चाहिए कि सारे विश्व में रहने वाले जो हैं सब हमारे भाई हैं, और इस कंसेप्ट को ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया है. इस पोएम में पोएट ये बताना चाहता है कि हर कोई दुनिया में एक जैसा ही है, सारे लोग एक जैसे ही हैं. और क्यों? क्योंकि वो हर कोई खाता है, हर किसी को भूख लगती है, हर कोई जीता है, हर कोई जब उम्र पूरी हो जाती है, ज़िंदगी पूरी हो जाती है तो मरता है. ठीक है, तो इसका और हर कोई जो ईश्वर ने, जो नेचर ने चीज़ें हमें दी हैं, जैसे सन दिया है, मून दिया है, लैंड दिया है, उसको इक्वल यूज़ करता है. ओके, तो इसका मतलब है ये पोएम आपस में जो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड को बढ़ाने का बढ़ावा देती है या प्रमोट करती है, और उसी फीलिंग को दैट इज़ आना चाहिए. जैसे हिंदी में एक बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी दुनिया जो है वो एक कुटुंब के समान है. Now this is the explanation. Stanza 1. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Beneath, under, strange, unknown. Okay, these are the meaning, children. Beneath means under and strange means unknown. Now this is the explanation. In the first line, the poet says that no men are strange and no country is foreign. पहली लाइन में कवि क्या बोलता है कि कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री जो है वो विदेश नहीं है. So he is attempting to remove the borders from the earth which have been erected to separate different countries. इसलिए वो क्या कोशिश करता है कि जितने भी बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर लाइंस हैं, उन सबको हटाने की कोशिश करता है, जो कि हर कंट्री को, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से अलग करने के लिए बनाई गई हैं. देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन. वी विल फील एवरी कंट्री एज आवर ओन लैंड एंड व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड. वो कहते हैं कि जब बॉर्डर ही नहीं होंगे तो हम किसी भी कंट्री में कभी भी जा सकते हैं. तो उसका मतलब कोई फिर विदेश, वर्ल्ड जो है, जो फॉरेन कंट्री है, वो रहेगा ही नहीं. द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द एंटायर अर्थ इज़ वन एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस. देन ही सेज दैट इनसाइड, इसमें पहले मैं आपको इसको बता देती हूँ. तो पोएट ये कहना चाहता है कि ये सारी दुनिया जो है, एंटायर अर्थ जो है, वो एक ही है, और जितने सारे के सारे लोग जो हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं, वो एक ही ह्यूमन जाति को, मानव जाति को बिलोंग करते हैं. एंड देन ही सेज दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म्स, और वो कहते हैं कि जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो वॉर्न बाय द सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश के जो सोल्जर्स हैं उसको पहनते हैं. द ह्यूमन बीइंग इज़ द सेम, लेकिन उस पहनते तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, इंसान ही पहनते हैं, तो वो तो सेम ही हुए. God has made all of us in a similar way. All breathes in the same way. Then he says that all the soldiers are our brothers. ईश्वर ने जो हमें बनाया है एक तरह से ही बनाया है, हम एक तरह से सांस लेते हैं, और जो हमारे जितने भी सोल्जर हैं वो हमारे सब भाई हैं. We all walk upon the same mother earth and upon our death shall lie in the grave in the same earth.
हम एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही मदर अर्थ पर रहते हैं, और जब हम मरते हैं तो हमको उसी अर्थ में दफना दिया जाता है। Stanza 2. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. ये अब एक्सप्लेनेशन है इन लाइन्स का। दे रेफर्स टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज। दे यहाँ पर जो पहले उसमें अंदर यूज़ किया गया है दे, तो ये किसको यूज़ किया गया है? दैट इज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। वी कॉल दैम फॉरेनर्स एंड डिस्क्रिमिनेट दैम एंड फाइट विद दैम ऑल्सो, कि हम उनके साथ में अपने से अपन को अलग समझते हैं, उनके साथ लड़ते भी हैं। The poet says that nature has given all the bounties to all people also, just like he has given to us. Bounties जो उसके वरदान है, जो उनकी उसकी blessings हैं, जैसे कहना चाहिए जो उसका खजाना है, ट्रेजर है, उसने सबको दिया है और बराबर दिया है। Everyone gets sunlight, air and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. ईश्वर ने हमें सनलाइट दी है, सूरज की रोशनी दी है, हवा दी है, इसके अलावा पानी दिया है, लेकिन सबको बराबर दिया है। और ईश्वर की निगाह में कोई भी किसी से अलग नहीं है, कोई भी देश किसी से अलग नहीं है, कम नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस व्हेन देयर इज़ नो वॉर। जब लड़ाई नहीं होती है, हम पीस में होते हैं, शांति होती है, तो हम सब फार्मिंग करते हैं। We live a relaxed life and eat the things given to us by nature. हम आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ज़िंदगी आराम से जीते हैं, जो नेचर हमें चीज़ें देती हैं उनको हम खाते हैं। Further, he adds that the way we starve during wars and the winter time is the same for those belonging to other countries. और जब युद्ध होते हैं, लड़ाई होती है, चीज़ें नहीं मिलती हैं खाने पीने की, इसके अलावा जब विंटर होती है यहाँ पर यूरोप में, क्योंकि स्नोफॉल होता है, सब जगह तरफ आइस पड़ी हुई होती है, तो हर कोई भूखा रहता है, तो हर कोई भूखा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब वॉर में और विंटर में के लिए पहले से ही इकट्ठा करके रखना पड़ता है और वॉर को अवॉइड करना चाहिए। इवन दे डू नॉट गेट फूड एट दैट टाइम, वो समय उनको खाना भी नहीं मिलता है। सो ही वॉन्ट्स टू से दैट फॉरेनर्स हु बिलोंग टू अनदर कंट्री एंड वी बोथ आर सेम, कि जो दूसरे लोगों के दूसरी कंट्री में रहने वाले लोग हैं और हम हैं, एक ही हैं। एंड देन द पोएट सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर सेम एज अवर्स, और पोएट कहता है कि उनके जो हाथ हैं वो हमारे जैसे ही हैं। दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू, वो बहुत कठिन मेहनत करते हैं हमारी तरह। ही इज़ गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स टू कन्वे टू द रीडर। बच्चों इसमें कन्वे की स्पेलिंग गलत है, CONVEY, कन्वे टू द रीडर दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन अस, वो बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड द पीपल बिलोंगिंग टू द अदर कंट्रीज एंड द पीपल बिलोंगिंग टू अनदर कंट्रीज, और हम लोगों में और उन लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। Now stanza 3. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life, and that all can recognize and understand. The poet asks the reader to remember. ये लाइनें हैं, 4 lines हैं, अब इनका explanation है। The poet asks the reader to remember something. He says that we should keep in mind that people of another country whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance like us. अब इसमें पोएट क्या कहता है? वो कहता है कि हमको ये याद रखना चाहिए, कुछ याद रखना चाहिए, क्या कि वी शुड कीप इन माइंड, हमको ये रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, पीपल ऑफ अनदर कंट्री whom we think to be our enemies, दूसरे कंट्री के लोग जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, शत्रु समझते हैं, उनको भी ईश्वर ने हैव बीन बेस्टोड बाय गॉड विथ सिमिलर अपीयरेंस, उनको भी ईश्वर ने हमारे जैसा ही चेहरा दिया है, अपीयरेंस दी है, हमारे जैसा ही बनाया है। गॉड हैज़ गिवन देम आइज लाइक अवर्स, हमारे जैसी आँखें दी हैं, विच ओपन व्हेन अवेक एंड क्लोज व्हेन वी स्लीप, जो कि खुलती हैं जब हम जागते हैं और बंद होती हैं जब हम सोते हैं। सिमिलरली ही हैज़ गिवन देम स्ट्रेंथ, और
He has given them strength which we can win through love. और उन्होंने क्या दिया है उनको? That is similarly he has given them strength. उनको strength दिया है और इतनी ताकत दी है that is which we can win through love, जिसको कि हम अपने प्यार से ही जीत सकते हैं. Then he says that in every country, in every land there is one common thing, that is life. और वो क्या कहता है कि हर कंट्री में, हर देश में क्या है? एक कॉमन थिंग है और वो है जिंदगी. लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग. जिंदगी का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो कि जीवित हैं. एंड इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज दैम एंड इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, अगर हम उनको पहचानते हैं और उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, एंड रियलाइज दैट दे आर लाइक अस, और हम ये महसूस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि वो भी हमारी तरह की हैं, देन देयर विल बी नो फाइट्स और वॉर्स बिटवीन अस. तो हमारे बीच में ना तो कोई लड़ाई होगी और ना हमारे बीच में वॉर होगी. Now stanza 4. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray and condemn. अब इसकी एक लाइन और है. Remember, we who take arm against each other. Now dispossess का मीनिंग होता है dislodge और deprive. The poet says that we should remember, ये explanation है. The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, पोएट कहता है कि जब कोई हमें याद रखना चाहिए कि जब कभी भी हमसे कोई ये बोलता है कि हम किसी दूसरे कंट्री के लोगों को हेट करें, टू थिंक हिम एज आवर एनिमी, और उसको अपना दुश्मन समझें. एंड वेन एवर वी थिंक समवन टू बी आवर एनिमी, और जब कभी भी हम दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं, देन वी डिप्राइव आवर सेल्व्स, तो हम अपने आप को वंचित कर लेते हैं. और क्या करते हैं? हम अपने आप को चीट करते हैं. वी चीट आवर सेल्व्स एंड वी कंडम आवर सेल्व्स, हम अपने आप को ही चीट करते हैं और अपने आप को ही कंडम करते हैं. He says that we should stay away from such negativity. वो कहता है, पोएट कहता है कि हमको इस तरह की नेगेटिविटी से दूर ही रहना है. We should not consider anyone to be our enemy. हमें किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए. During a war, both the parties must bear the loss. और जब अगर लड़ाई होती है तो दोनों ही देशों के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो उनको लॉस होता है, उनको हानि होती है. किसकी हानि होती है? प्रॉपर्टी की हानि होती है, जान की हानि होती है. कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी चीज़ें जो बर्बाद हो जाती हैं. एंड दैट इज़ वाई द पोएट सेज दैट वॉर इज़ नॉट इन आवर फेवर. इसलिए पोएट कहता है कि जो युद्ध है वो हमारे फेवर में नहीं है. ही सेज दैट वेन एवर वी पिक एनी वेपन अगेंस्ट समवन, वो कहता है कि जब हम किसी के अगेंस्ट कभी भी कोई भी हथियार उठाते हैं, वी शुड रिमेंबर वन थिंग, हमको एक चीज़ याद रखनी है कि वो इसमें हमारा ही नुकसान है. इसका मतलब है कि हम अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी ही चीज़ों को खतरे में डाल रहे हैं. नाउ स्टैंजा 5. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. Defile का मतलब होता है dirty, make dirty, गंदा करना, pollute करना. Outrage the innocence of, आप देखो कि इसमें सेकेंड लाइन में dust outrage the innocence, किसमें? the hells of fire and dust. इसका मतलब है violate the purity, क्योंकि जब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी से नफरत करते हैं या हम लड़ाई करते हैं तो क्या होता है? उस समय आग निकलती है और उसकी दैट इज़ उस समय क्या होता है कि जो इनोसेंस होती है और उसकी जो प्योरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है. अब इसका explanation देखिए. We should keep in mind that whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty, because weapons kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. अब इन्होंने और दूसरे सेंस में एक्सप्लेन किया है. वो कहते हैं कि वी शुड कीप इन माइंड, हमको ये अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी भी हम कोई भी हथियार उठाते हैं किसी भी इंसान के अगेंस्ट, तो उससे क्या होता है कि हम उससे दूसरे लोगों को मारते हैं जो कि ज़मीन पर पड़े रहते हैं और वो बदबू क्रिएट करते हैं, और इससे जो हमारी जो अर्थ है वो इम्प्योर हो जाती है या डर्टी हो जाती है. Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed, fire and death. और जब कभी भी युद्ध होता है तो उससे क्या होता है कि वो किस चीज़ को, उससे बहुत सारा ब्लड शेड,
फायर एंड डेथ, बहुत सारे लोग मरते हैं, चारों तरफ आग लगती है, विनाश होता है, बहुत सारा खून बह जाता है. दीज डेड बॉडीज एक्यूमुलेट ऑन अर्थ, और ये डेड बॉडीज जो हैं जो अर्थ के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, एंड दे मेक इट इम्प्योर. यहाँ पर इट की जगह दैट इज दे आना चाहिए, क्योंकि ये डेड बॉडीज के लिए यूज़ को किया गया है, और इस तरह से वो जब अर्थ पर इकट्ठी हो जाती हैं तो इसको इम्प्योर बना देती हैं, इसको डर्टी बना देती हैं. द फायर ऑफ अ वॉर विच erupts, children it should be ERRUPTS, erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air. और इसमें क्या है, दैट इज देयर द फायर ऑफ वॉर विच erupts, जब लड़ाई की आग निकलती है तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो सारी हवा में भर जाता है. ओके, इसके अलावा क्या होता है, वो हवा जो है वो डर्टी हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, और उसकी जो प्योरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है. With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. इन सब के साथ में पोएट हमें एक मैसेज देना चाहता है कि हमें लड़ाई में इंडल्ज नहीं होना चाहिए. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that remember, no men are foreign and no country is strange. और अंत में जो पोएट है वो इस पोएम को की फर्स्ट लाइन को रिवर्स कर देता है उसमें, दैट इज़, और कहता है कि याद रखो कि कोई भी आदमी जो है वो विदेशी नहीं है और कोई भी जो कंट्री है वो स्ट्रेंज नहीं है. इट मीन्स वी नो ऑल द कंट्रीज़. बच्चों, आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. अब इसके हमें करने हैं क्वेश्चन आंसर्स. ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इनको आप स्टैंजा वाइज खोलकर बुक के थ्रू भी कर सकते हो, और इसमें से कुछ जो एक्स्ट्रा दी हुई होंगी जो जनरली नहीं पूछी जाती मैं आपको वो बताती रहूँगी. राइम स्कीम है, इसमें फ्री वर्स में लिखी गई है. फ्री वर्स का मतलब है कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं है. इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. इसके अंदर जब भी कोई भी साउंड जो है, फर्स्ट साउंड जो है रिपीट होती है वह एलिट्रेशन में होती है. इसमें एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में बॉडी ब्रीथ्स बी साउंड रिपीट हो रही है, वॉर्स विंटर में डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है. मेटाफर भी है इसमें, क्योंकि यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. उसको यूनिफॉर्म को, जैसे एक जैसी यूनिफॉर्म जो है वो सब आर्मी के जितने भी सोल्जर होते हैं सबकी एक जैसी होती है. नाउ स्टेंजा 2 में वॉर समटाइम इज़ कंपेयर टू विंटर सीजन. क्यों? क्योंकि वॉर में भी विनाश होता है और कुछ भी खाने को नहीं मिलता, और विंटर सीजन में भी जब स्नोफॉल में आइस जम जाती है तो भी वेजिटेशन नहीं होती है. इसलिए इनमें मेटाफर है. नाउ रिपीटिशन इट इज़ यूज्ड इन द एंटायर पोएम. सारी पोएम में रिपीटिशन यूज हुआ है. रिमेंबर वर्ड इज रिपीटेड 5 times in this poem. Okay, remember 5 times. Remember, no men are foreign, no men are strange, no country is foreign is repeated in this stanza 1 and stanza 5. Okay, तो इसमें रिपीटिशन है, और इसमें दैट इज रिपीटिशन कहाँ है वो भी इसमें आपको क्लियर किया गया है. नाउ दिस इज द समरी. वैसे तो एक्सप्लेनेशन इट इज़ डन सो नाइसली, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको दिया है. एंड नाउ आई विल नॉट बी टेलिंग दिस वन इन हिंदी. ओके, आई विल बी जस्ट सिंपली रीडिंग that part. The poem No Men Are Foreign begins and ends with the same line, remember no men are strange, no country is foreign, as the poet wants to emphasize on the fact that all the people living on this earth are the same, that we have created distinctions by erecting borders and fences, different languages, etc. While we are alive, we walk on the same earth, and upon our death, we will lie in our graves in the same earth. He draws another similarity that we all enjoy good food during peace and starve during war and in winter time. We all have similar hands which we use to do a lot of hard work. All of us have eyes which remain open when we are awake and close when we are asleep. He reminds the reader that whenever we hate someone, we cheat and hate ourselves. Also, when we pick up weapons against someone, we pollute the earth and make it impure with the huge mounds of dead bodies strewn on it. Strewn माने बिखरी हुई. Okay. Now these are question answers. Beneath all uniform, what uniforms do you think the poet is speaking about?
Now, and the second question is, how does the poet suggest that all people on earth are the same? Now, the answer of first one is, the uniforms refer to those worn by the soldiers belonging to different countries who indulge in wars and fights. And the second answer is, the poet says that all the people are in the same in the following ways. The first one, we belong to one human race. Second, we walk on the same earth. Third, upon death we will lie in our graves in the same earth. During peace we all enjoy the bounties of nature. And fifth, during war and in the winter season we all starve due to the shortage of food. And the sixth is, we all do a lot of labor with our hands. And seventh is, we have eyes which function in the same way. बच्चों, ये जो आंसर है ये ऊपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का है कि हाउ डज पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम. दिस कैन ऑल्सो बी इन द लॉन्ग वे. ओके, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है. In stanza 2, find the 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. The 5 words which indicate that we are all alike are. वो 5 शब्द कौन से हैं? जैसे we walk, we breathe, we have eyes, we work with our hands, we enjoy the bounties of nature. चलिए, question number 3. How many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. Now here, there are 3 common features in stanza 2, and they are as follows. We enjoy the bounties of nature and eat good food during peace. Now second is, we starve during war and in winter season. And the third, we have similar hands which we use for doing labor. Now question number 4. Whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? Now the answer is, the leaders of our country tell the masses to hate the people of another country. They say so to fulfill their personal gains and benefits. The poet says that we should not follow them, because when we hate our brothers, we hate and belittle ourselves. Belittle means हम अपने आप को ही छोटा बना देते हैं. When we indulge in wars, we pollute and render Mother Earth impure. Render means that is we make, we give, okay, or we make our earth impure. हम अपनी धरती को ही गंदा बना देते हैं by laying dead bodies on it, जिससे कि उस पर dead bodies पड़ी रहती हैं. Now children, here the notes are over. I think and hope that you must have understood everything very nicely. All these questions you have to write down there. Explanation and other part, it is up to you. Then you keep these videos safe. Whenever you want to understand the poem, you can open it, because explanation part I have given in Hindi. ठीक है? Okay, take care, bye, work hard.